वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे, खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां पे डाकुओं ने बच्चों के सामने बाप को कत्ल कर दिया। कोरंगी सेक्टर 5.5 में मुलजिम डकैती के लिए घर में घुसे। इरफान ने मजाहमत की तो बच्चों के सामने गोली मार दी। पुलिस ने बताया कोरंगी में सरगम बंगाली डकैत गैंग वारदात में मुलव्वस है। अफजल खान की रिपोर्ट। देख कर ये फायरिंग कहाँ हो रही है, उसके बाद ये लोग बाहर आए 2 मोटरसाइकिलों पे 4 बंदे, ऊपर से उसने घमला मारा उसके भाई ने, उसके नहीं लगा। अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने गोलियां चलाई। सारे मेरे जेठ सामने आए, उनको गोली लग गई। कोरंगी सेक्टर 5.5 में सरगर्म बंगला डकैत गैंग की घर के अंदर वारदात। डाकुओं ने मासूम बच्चों पर असलहा ताना तो बाप से ये बर्दाश्त न हुआ। मुजाहिमत की तो फरार होते हुए डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। नतीजे में 40 साला इरफान मौके पर जांबहक हो गया। अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने गोलियां चलाई। नहीं देखा बच्चों को लगेंगी या किसी को लगेंगी, वो बेचारे मेरे जेठ सामने आए, उनको गोली लग गई और वो मौके पे मर गए। एनी शाहिदीन के मुताबिक फरार होते डाकुओं की तादाद 4 थी। मैं वहाँ उधर बैठा हुआ था आगे कोने पे, फिर मैं देख कर ये फायरिंग कहाँ हो रही है, उसके बाद ये लोग बाहर आए 2 मोटरसाइकिलों पे 4 बंदे, ऊपर से उसने घमला मारा उसके भाई ने, उसके नहीं लगा। फिर 2 मोटरसाइकिलें उधर भागी और 2 इधर की तरफ भागे। पुलिस ने वाकयाती शवाहिद और इतराफ की CCTV फुटेजेस की मदद से मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। कोरंगी के मकीनों का कहना है कि उनके इलाके के अंदर वारदातें बहुत बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। पुलिस इन मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए ठोस और अमली इक़दामात करे। कैमरामैन शहजाद मेमन के साथ अफजल खान, ARY न्यूज़, कराची। कोरंगी कराची में बंगाली गैंग फिर सरगर्म। महमूदाबाद, कोरंगी सनती एरिया, जमान टाउन, लांठी, डिफेंस, बलोच कॉलोनी में वारदातें। डकैत गैंग मजाहमत करने पर कई शहरी कत्ल और जख्मी कर चुका है। कोरंगी के इलाकों में सराइकी बर्मी गैंग भी वारदातों में मसरूफ है। गैंग के कारिंदे एक दूसरे से हथियार भी लेते हैं। मजीद जानते अपने नुमाइंदे सलमान लोधी से। सलमान, इतनी वारदातों में मतलूब है ये गैंग, अभी तक पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकी? देखिए, ये 1-2 अफराद पर मुश्तमिल गैंग नहीं है, बल्कि दर्जनों गैंग हैं जो कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में एक्टिव हैं। ना सिर्फ बंगाली गैंग है, सराइकी गैंग है, बर्मी गैंग है और वो मिक्स अफराद पर मुश्तमिल भी ये गैंग है। बाकायदा तौर पर वारदातों के लिए एक दूसरे से हथियार भी ये लिया करते हैं। कुछ अफराद इनके पकड़े जाते हैं तो कुछ रुपोश हो जाते हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि आज जो फायरिंग का वाक़या पेश आया, बंगाली गैंग के कारिंदे ज़रा सी मुज़ाहमत करने पर इनको खौफ होता है कि ये पकड़ने जाने की लोग कोशिश कर रहे हैं, तो शहरियों को फायरिंग करके कत्ल और ज़ख्मी कर देते हैं। माए सयाम के भी हम अंदर बात करें तो माए सयाम में भी शहरियों को सिर्फ इसी गैंग के कारिंदों ने कत्ल किया। पुलिस हुकाम कहते हैं कि दर्जनों गैंग को गिरफ्तार किया गया है। अदालत से जमानत पर रिहा होने के बाद चंद ही दिनों में दोबारा एक्टिव हो जाते हैं। इनके सबसे ज्यादा जो मुतासर इलाके सलमान, आज का जो वाकया पेश आया, बच्चों के सामने बाप को कत्ल करके चले गए, पुलिस ने इस हवाले से अब तक क्या किया? देखिए, पुलिस हुकाम कहती है कि अभी जो रिहायशी इलाकों की CCTV फुटेजेस हैं वो हासिल करने की कोशिशें की जा रही हैं। आज जो वकुआ से पुलिस को खोल मिले थे उनको भी फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया है, लेकिन ये गैंग दोबारा एक तरह से रुपोश हो गया है। पुलिस की ये गैंग अब तक हाथ नहीं आ सका। तो पुलिस किस चीज़ का इंतजार कर रही है? अब तक हाथ क्यों नहीं डाल सकी है? क्या CCTV फुटेज का इंतजार कर रही है जब बताया जा रहा है कि बंगाली गैंग मुलविस हो सकता है? देखिए, ये एक गैंग अफराद पर मुश्तमिल गैंग नहीं है, बल्कि दर्जनों अफराद पर मुश्तमिल गैंग है। 4 अफराद या 6 अफराद पर मुश्तमिल ये अफराद जमा होकर एक साथ वारदातें करते हैं। कभी मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर या फिर घरों में जाके वारदातें करते हैं। अब पुलिस इस वारदात में जो 4 अफराद शामिल थे उनकी शनाख्त की कोशिशें कर रही है। सुबह ही होने वाले इस वाक़े में अब तक मुलजिमान की और गैंग के कारिंदों की शनाख्त नहीं हो सकी, लेकिन जो एनी शाहिदीन वहाँ पे स्पॉट पे मौजूद थे, घर वालों ने बयान दिया पुलिस को शुबा ये बंगाली गैंग के कारिंदों का काम हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर रिहायशी इलाकों और घरों में बंगाली गैंग के कारिंदे वारदातें करते हैं। कोरंगी 5.5 हो, सनती इलाका हो या फैक्ट्री के आसपास का इलाका हो, वहाँ पर भी बंगाली गैंग के गिरोह सरगर्म है, लेकिन ये कौन से अफराद हैं उनकी अब तक पुलिस को शनाख्त नहीं हुई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। तो सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अमीर जमाते इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का बिलावल हाउस में पानी की लाइन न होने पर तंज। बोले 15 साल में करप्शन की लाइन ठीक हो गई, पानी की ठीक नहीं हो सकी। हाफिज नईम ने मेयर कराची के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का इंदिया दे दिया। जुमे को इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का ऐलान भी कर दिया। पानी की रट लगाई हुई है कि मेरे घर में टैंकर से पानी आता है। मैं इस मुल्क का वजीर खारिजा हूँ,
मैं टैंकर से पानी खरीदता हूँ। कभी कहते हैं मुशर्रफ ने लाइन काट दी थी। मैं इसलिए टैंकर खरीदता हूँ कि मुशर्रफ साहब के दौर में बिलावल हाउस का पानी का लाइन काटा गया था। 15 साल पहले मुशर्रफ ने लाइन काटी थी तो आपकी एनआरओ लेकर करप्शन की लाइन तो ठीक हो गई, जमहूरियत पे कब्जे की लाइन तो ठीक हो गई, ठीक नहीं हुई तो आपकी पानी की लाइन ठीक नहीं हुई। बिलावल हाउस के सारे इर्द गिर्द के घर तो खरीद लिया आप लोगों ने, लाइन नहीं लगा सकते। टैंकर में पानी आता है, नलके में पानी नहीं आता, तो ये किसके ऊपर चार्जशीट है? तो ये मीठी मीठी बातें करके किसको बेवकूफ बना? हमारी गिनती खा गए, इंसानों को तुम खा जाते हो, इलेक्शन आए तो अगवा कर लेते हो। ऐलान किया बिलावल साहब ने, जिस तरह हम कराची में जीते हैं पूरे पाकिस्तान जीतेंगे। पूरे पाकिस्तान पे एक लर्जा तारी हो गया है, कितने लोग लापता होंगे। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करने जा रहे हैं कि आप इस इंतखाब को कलअदम करें। हम हाई कोर्ट में जाएंगे और अगर वहां से रिलीफ नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट, हम अदम एतमाद भी ला सकते हैं। 23 तारीख को परसों इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर एक तारीखी एहतजाज होने जा रहा है। यूनान कश्ती हादसे के बाद FIA का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। हुकाम ने कश्ती हादसे में मुलव्विस एक और इंसानी स्मगलर जफर इकबाल को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम पाकिस्तानियों से यूरोप भिजवाने के लिए लाखों रुपए बटोर चुका है। FIA लाहौर जोन ने अब तक 16 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार किया, जबकि पंजाब में कश्ती हादसे के दर्ज मुकदमात की तादाद 37 हो गई। यूनान कश्ती हादसे में लापता पाकिस्तानियों की तादाद में इजाफा। गुजरावाला रीजन के लापता अफराद की तादाद 111 हो गई। FIA के मुताबिक लापता अफराद में ज्यादा तादाद गुजरात और गुजरावाला की रिहायशों की है। मुतासरा खानदानों के DNA सैंपल्स लिए जाने का काम भी जारी है। गुजरावाला रीजन से 808 जबकि कोटली आजाद कश्मीर से 28 खानदानों के सैंपल्स लिए जा चुके हैं। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हुकूमत का मुआशी बहाली का प्लान वजीर आजम शहबाज शरीफ की सरबराही में एपिक्स कमेटी कायम कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी बैरूनी सरमायाकारी पर फ्रेमवर्क तैयार करेगी। कमेटी में आर्मी चीफ और चारों सूबों के वज़राए आला शामिल। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। खजाना, दिफा, मनसूबाबंदी, IT, दिफाई पैदावार के विफाकी वज़रा कमेटी में शामिल। 5 बड़े मुल्कों ने भारी सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की है। हुकूमत का कहना है कि सऊदी अरब, UAE, कतर और बहरीन पाकिस्तान में भारी सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक मईशत का प्लान B सामने ले आए। कहा 4 मुल्कों ने सरमायाकारी के लिए 20 से 25 अरब मुख्तस कर दिया। हकीकत में अब ये प्लान ये है। IMF प्लान B है। सऊदी अरब, चीन, मुत्तहदा अरब अमारात और कतर सरमायाकारी करेंगे। तुर्कमानिस्तान से गैस की पाइपलाइन डालेंगे। एशिया जो है वो दुनिया का एनर्जी का कैपिटल। हमारी ये स्ट्रैटेजी है कि तुर्कमानिस्तान की गैस जो है वो पानी के जरिए पाकिस्तान आए। जिसको जरूरत है वो यहाँ पर आके LNG के कारखाने लगाए। तो वो गैस जो इस वक्त कैद में पड़ी हुई है तुर्कमानिस्तान में, उसका एक दरवाजा खुल जाएगा। पाकिस्तान एक राहदारी बन जाएगी एनर्जी का सबसे बड़ा ट्रेडिंग हब या लॉजिस्टिक्स का हब बन जाएगा। दुनिया में जिसको एनर्जी की जरूरत है वो पाकिस्तान के रास्ते एनर्जी खरीदे। तवानाई का इनकलाब दुनिया में आ जाएगा, जिसमें एक छोटा पार्टनर पाकिस्तान भी होगा। ये विजन है जो बाकू की कॉन्फ्रेंस में बाकायदा मैंने इसका ऐलान किया है। सरहद से सामान लाना स्मगलिंग नहीं, रोजगार है। वजीर खजाना बलोचिस्तान की मंतक जमुर्ग अचकजई ने कहा कि विफाकी हुकूमत से कह दिया सरहद से सामान लाने पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। कपड़ा, टायर, पेट्रोल और डीजल हमारे रोजगार हैं। इंसानों, मनशियात और असलहे की स्मगलिंग रोकें जो तबाही की तरफ ले जा रही है। हवाबाजी के साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान इस्लामाबाद से गिरफ्तार। गुलाम सरवर खान को सेक्टर F8 में दोस्त के घर से हिरासत में लिया गया। उनके बेटे साबिक MNA मंसूर हयात खान, भतीजे साबिक MPA अम्मार सदीक को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद गुलाम सरवर खान को थाना टैक्सिला मुंतकिल कर दिया गया। तीनों पर 9 मई को जलाओ घिराव और जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमले का इल्जाम है। इस्लामाबाद, टैक्सिला और रावलपिंडी में दर्ज मुकदमों में मतलूब थे। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर बाहर गाड़ी में बैठे रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश न हुए। अदम पेशी पर कोई रिलीफ न मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने इस्तफसार किया, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी कहाँ हैं? वकील ने बताया दोनों हाई कोर्ट के बाहर गाड़ी में मौजूद हैं। पुलिस ने नाका लगाया हुआ है, गाड़ी से निकले तो गिरफ्तार हो जाएंगे। अदालत ने कहा कि ऐसे कैसे गिरफ्तार हो जाएंगे, कानून के मुताबिक उनकी मौजूदगी जरूरी है। अली बुखारी एडवोकेट ने कहा कि आप प्रोटेक्शन दे दें ताकि पुलिस इनको गेट के बाहर से गिरफ्तार न करे। अदालत ने कहा कि कल तक का वक्त दे देते हैं, दरख्वास्त गुजार पेश हो जाएं तो सुन लेंगे।
خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئندہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے تعیناتی کی منظوری دے دی. اطلاق 17 ستمبر 2023 سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ریٹائرمنٹ پر ہوگا. صدر مملکت نے 2 ماہ پہلے ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے چیف جسٹس بننے کی منظوری دی ہے. صدر مملکت نے چیف جسٹس کی تعیناتی آئین کے آرٹیکل 175(a)(3) کے تحت کی. صدر مملکت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے 17 ستمبر 2023 کو عہدے کا حلف لیں گے. موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال آئین کے آرٹیکل 179 کے تحت 16 ستمبر 2023 کو ریٹائرمنٹ کی عمر حاصل کر لیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک جوڑے کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کے کیس میں عثمان مرزا سمیت 5 مجرموں کی سزاؤں کے خلاف اپیلیں خارج کر دیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اخترگیانی اور جسٹس ارباب محمد طاہر نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا. گزشتہ سال اسلام آباد کے سیکٹر E11 کے فلیٹ میں ایک جوڑے کو جنسی طور پر ہراساں کرنے اور نازیبا ویڈیو بنانے کے مقدمے میں مقامی عدالت نے مرکزی ملزم عثمان مرزا سمیت 5 افراد کو جرم ثابت ہونے پر عمر قید کی سزا سنائی تھی. قربانی کے جانور بھی غیر محفوظ. 3.5 لاکھ کا بیل لمحوں میں چوری. کراچی کے علاقے فریر میں چور بیل کو بآسانی لے اڑا. ارد گرد موجود لوگوں نے بھی کوئی نوٹس نہ لیا. تو فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کتنی آسانی سے یہ چور بیل کو لے کر یہاں سے روانہ ہو گیا. یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص بیٹھا ہے, فون استعمال کر رہا ہے, اس کے سامنے سے وہ بآسانی بیل لے کر فرار ہو رہا ہے. لاہور کی مویشی منڈی میں پپو نامی بیل کی دھوم مچی ہوئی ہے. قربانی کے لیے لائے گئے بیل کی خوبصورتی اور ڈیل ڈول منڈی آنے والوں کو اس کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں. لاہور سے الفت مغل کی رپورٹ. لاہور کی مناوا مویشی منڈی میں ویسے تو ہزاروں جانور فروخت کے لیے لائے گئے ہیں, لیکن پپو نامی بیل خریداروں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. دراز کا اور ڈیل ڈول آنے والوں کو مرعوب تو کرتا ہے, تاہم اس کی نرم طبیعت کی وجہ سے بچے بھی اس پر فدا ہو رہے ہیں. مجھے جانور بہت اچھا لگا اور میں نے بابا سے کہا مجھے یہی لینا ہے. دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے نصیب میں ہوا تو ہمیں مل جائے گا, نہیں تو جس کا نصیب ہے وہ لے جائے گا. ماشاءاللہ جانور تو بہت اچھا ہے, پیسے بھی اچھے ہیں. بعض خریدار تو پپو کے ایسے دیوانے ہوئے کہ بیوپاری سے خوب بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں. مجھے پہلی دفعہ ہی دل پہ لگ گیا یہ, اور بھائی صاحب نے میرے ساتھ یعنی کہ جو پیسے مانگے ہیں وہ 15 لاکھ روپے مانگا, اور انشاءاللہ ان سے لڑ کے بچا لیں گے, چاہے مجھے 3 راتیں ادھر گزارنی پڑیں, 4 راتیں گزارنی پڑیں. بیل کے مالک کا کہنا ہے کہ اس نے بڑی محنت کے ساتھ اسے پالا ہے. زیادہ منافع نہیں, لیکن اسے محنت کا صلہ تو ملنا چاہیے. یہ روز دا 5,000 روپیہ کھا جاتا ہے, کوئی 7 لاکھ لا جاتا ہے, کوئی 6.5 بھی لا جاتا ہے. اسی مطلب اینڈ 15 لاکھ روپیہ مانگنے. پپو کو خریدنے کی قوت نہ ہونے کے باوجود لوگ اسے شوق سے دیکھنے آتے ہیں کہ کون خوش نصیب اس خوبصورت جانور کو قربان کرے گا. کیمرہ مین وارث جمال کے ساتھ الفت مغل, ARY نیوز, لاہور. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم شہید بے نظیر بھٹو کی آج 70ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے. بے نظیر بھٹو 21 جون 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئی. 1973 میں ہارورڈ ریڈ کلف کالج سے گریجویشن کی. وہ شملہ معاہدے اور اقوام متحدہ کے خصوصی اجلاس میں اپنے والد اور سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے وقت میں شامل رہیں. PCB کے ممکنہ چیئرمین ذکا اشرف نے ایشیا کپ پر سوال اٹھا دیا. بولے اہم میچز باہر ہوں, نیپال کے پاکستان میں یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے. ایشیا کپ کا ہائیبرڈ ماڈل میں نے پہلے مسترد کر دیا تھا. بات یہ میں تو ہائیبرڈ ماڈل کو پہلے ریجیکٹ کر دیا تھا, بیکاز آئی ڈونٹ اگری وتھ. ایشین کرکٹ کونسل کے بورڈ نے اگر فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان کے اندر ہونا چاہیے تو ہمیں ہوسٹ کرنا چاہیے. ہم کہ جی مین میچز تو باہر ہوں گے اور نیپال بھوٹان ان کے میچز پاکستان میں ہوں گے, تو یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے. لیکن اب آئی ڈونٹ نو کہ جو ہماری بورڈ ہے پہلے کیا اس میں فیصلے کر چکا ہے, کیونکہ مجھے ایکسیس نہیں ہے انفارمیشن. میں جاؤں گا انشاءاللہ دیکھ کے, اور جو بھی شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں جو بہتری ہو سکتی ہے اپنے ملک کے لیے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز.